प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा लगभग तय हो चुका है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से ये दावा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 11 फरवरी को नई दिल्ली से पेरिस के लिए उड़ान भरेंगे। 12 फरवरी को उनका विमान वॉशिंगटन के लिए रवाना होगा। 13 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी एक मीटिंग भी है। ये मुलाकात अगले 4 वर्षों के लिए भारत अमेरिका संबंधों का भविष्य तय कर सकती है। ट्रंप ने 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात की थी। उसी दौरान उन्होंने अमेरिका आने का न्योता भी दिया था। ये मीटिंग ऐसे समय में फिक्स हुई है जब ट्रंप सरकार विदेशी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ थोपने में लगी है। साथ ही साथ अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए बड़ा अभियान भी चला रही है। दोनों मसलों में भारत का बहुत बड़ा स्टेक है। मोदी ट्रंप मीटिंग में किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, भारत अमेरिका संबंधों पर इसका क्या असर हो सकता है और ये मीटिंग कैसे फिक्स हुई। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबरगांव का इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देखना शुरू कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री पहला कार्यकाल मई 2014 में शुरू हुआ था। तब से वो सत्ता में बने हुए हैं। अभी उनका तीसरा टर्म है। इस बीच अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बदल गए, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन। ट्रंप तो पहला टर्म पूरा करने के बाद सत्ता से बाहर भी रह लिए। जनवरी 2025 में उनकी वापसी हुई है, जो नियमित रूप से आप राजदूत में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी 9 बार अमेरिका जा चुके हैं। पीएम के तौर पर उनका पहला अमेरिका दौरा सितंबर 2014 में हुआ। तब उन्होंने यूएन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए की सालाना बैठक को संबोधित किया। फिर न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक रैली भी की। अब तक की उनकी लास्ट यूएस विजिट सितंबर 2024 में हुई थी, जब जो बाइडेन ने क्वाड लीडर समिट के लिए उन्हें न्योता दिया था। क्वाड 4 देशों का संगठन है, आप जानते ही हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। उनका एजेंडा आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग का है। 2024 में क्वाड समिट की मेज़बानी भारत को करनी थी, लेकिन बाइडेन चाहते थे कि जाते जाते एक समिट अपने यहाँ और कर लें। बुढ़ापे में आदमी करता है इस तरह की चीज़ें। तब अमेरिका ने भारत से स्लॉट एक्सचेंज किया। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी को जनरल असेंबली को संबोधन देना था, तो क्वाड समिट के लिए उनका शेड्यूल आगे खिसकाया गया। फिर बाइडेन के होम स्टेट डेलवेयर में बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया और इसके लिए उन्होंने जनरल असेंबली का संबोधन छोड़ा भी। तब उनकी जगह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था यूएनजीए में। बहरहाल नवंबर 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की। अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन करके उन्हें बधाई दी। फिर 20 जनवरी 2025 को ट्रंप 2.0 का शपथ ग्रहण हुआ और इसमें भारत की तरफ से डॉक्टर जयशंकर शामिल हुए। उन्होंने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट भी किया। इसके अलावा अमेरिका के नए विदेश मंत्री, वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, मार्को रूबियो, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ज से भी अलग से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं मीटिंग्स के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो फ़ोन कॉल हुआ, बाद में उसका खाका तैयार हुआ और आखिरकार 27 जनवरी को ट्रंप और मोदी की फ़ोन पर बात हो गई, जिसमें ट्रंप ने उन्हें यूएस आने का न्योता दिया। फ़ोन कॉल के बाद ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में अमेरिका आ रहे हैं। अब दौरे की तारीख और एजेंडे की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मोदी ट्रंप फ़ोन कॉल की डिटेल स्टोरी हम राजदूत में सुना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आगे जाएं उससे पहले कुछ बेसिक बातों को आप समझिए। किसी भी देश को चलाने वाले शीर्ष नेताओं का एक मिनट बंधा होता है। उनकी अपने देश और देश से बाहर कई तरह की व्यस्तताएं रहती हैं, तो 2 देशों के नेताओं के बीच में बात कैसे होती है और उनका किस देश का दौरा कैसे तय होता है? क्या वो भी दोस्तों की तरह जब मन हुआ फ़ोन मिलाते हैं या बिना बताए दूसरे देश पहुंच जाते हैं? अब हमारे यहाँ क्या, किसी के भी यहाँ ऐसा नहीं होता। फ़ोन या विजिट शेड्यूल होने से पहले बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया जाता है। अगर 2 देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हों तो उनके बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। नेताओं के प्रतिनिधि आपस में संपर्क में रहते हैं, आपस में बात करके सुयोग्य टाइम और एजेंडा डिसाइड कर लेते हैं और फिर तय समय पर उनके बीच बातचीत होती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन उस मामले में भी होता है जब एक दूसरे का अस्तित्व ही स्टेक पर हो, जैसे 1962 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान न्यूक्लियर वॉर का खतरा पैदा हुआ। संकट टलने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने एक हॉटलाइन बनाई। सोवियत संघ के विघटन के बाद हॉटलाइन रूस को ट्रांसफ़र हुई। ये आज भी काम करती है और इसके ज़रिए दोनों देशों के नेता इमरजेंसी सिचुएशन में फ़ौरन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 देशों के रिश्ते अच्छे ना हो तब मेहनत बढ़ जाती है। सबसे पहले उस देश के एम्बेसडर को फॉर्मल रिक्वेस्ट लेकर जाना होता है। जब बातचीत की वजह और एजेंडे पर सहमति बन जाती है, उसके बाद कॉल की टाइमिंग डिसाइड होती है।
जब रिश्ते कुछ ज़्यादा ही ख़राब हों तब वो देश किसी तीसरे देश को रिक्वेस्ट करते हैं जिसके संबंध दोनों देशों से अच्छे हों। उस स्थिति में तीसरा देश मीडिएटर की भूमिका में आ जाता है। फ़ोन कॉल से पहले वर्ल्ड लीडर्स को अच्छी तरह ब्रीफ किया जाता है। किन मुद्दों पर बात होती है, उन मुद्दों पर उन देशों का रुख क्या है पता किया जाता है और किस जवाब पर कैसे रिएक्ट करना है ये भी डिसाइड किया जाता है। कब दबाव डालना है और कब हाथ ढीला रखना है वगैरह वगैरह भी चीज़ें तय होती हैं। अगर कर्टसी कॉल हो तो बेसिक ब्रीफिंग दी जाती है। कुछ बड़े मुद्दे रेकमेंड किए जाते हैं। अगर सामने वाले की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हो तो वो भी बताई जाती है कि बच्चे की तबीयत खराब है तो पूछ लेंगे, तो एक कनेक्शन पैदा होता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी देता है। ये काउंसिल राष्ट्रपति को नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर सलाह देने के लिए बना है। कॉल से पहले एनएससी प्रेसिडेंट को डॉसियर देता है जिसमें सभी ज़रूरी मुद्दों की ब्रीफिंग रहती है। अगर मुद्दा ज़्यादा सेंसिटिव हो तो अलग से ब्रीफ किया जाता है और काउंसिल फ़ोन कॉल को लाइव सुनते भी हैं, यानी जितने लोग उस काउंसिल में बैठे हैं, ताकि कहीं कुछ गड़बड़ भी हो जाए अगर बात में तो उसको संभाल लेंगे। आमतौर पर टॉप लेवल्स के फ़ोन कॉल में लीडर्स अकेले शामिल नहीं होते हैं, उनके सलाहकारों की पूरी टीम रहती है जिसमें संबंधित विभागों के मंत्रियों से लेकर उनके पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारी भी हो सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर मौक़ों पर ट्रांसलेटर्स भी मौजूद रहते हैं क्योंकि हर एक लीडर हर किसी की भाषा नहीं जानता और ज़्यादातर मामले में लीडर्स अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं ताकि कोई चीज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली दिक्कत में ना फंस जाए कि कह कुछ रहे हैं और सुन कुछ रहे हैं। एक भी गलत शब्द पूरी बातचीत का मजमून बदल सकता है, इसलिए बहुत प्रोफेशनल लोग बैठते हैं, इसलिए उन्हें भरोसेमंद ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिका में ट्रांसलेटर्स को सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना होता है, उनका बैकग्राउंड चेक और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है जिससे कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की गोपनीयता सुरक्षित रखी जा सके। फॉरेन विजिट्स फिक्स करने में कॉल वाले प्रोसेस को ही फॉलो किया जाता है, लेकिन इसमें ग्राउंड लेवल पर काम ज़्यादा होता है जिसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से लेकर समझौतों और डिनर तक डिस्कस किए जाते हैं। अगर लीडर्स का कोई पर्सनल कमिटमेंट हो उसके लिए भी तैयारी की जाती है। हमने 24 जनवरी के एपिसोड में रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट को बुलाने का प्रोसेस बताया था, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। अगर दो देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हों तो विजिट्स ईजी हैं, रिश्ते ठीक नहीं हो तब तीसरे देश का सहारा लेना पड़ता है, हम पहले ही बता चुके हैं। कुछ उदाहरण आप ले लीजिए। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म चल रहा था, वो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मिलना चाहते थे, लेकिन अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक संबंध थे नहीं, तब चीन ने अमेरिका की मदद की थी। एक किस्सा 1971 का, तब हेनरी किसिंजर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते थे, सबसे बदमाश एनएसएज में से एक। किसिंजर को प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने चीन के साथ दोस्ती शुरू करने का मिशन दिया था, लेकिन चीन के साथ अमेरिका की तब दांत कटी दुश्मनी थी। ऐसे में किसिंजर ने पाकिस्तान का सहारा लिया। उसके अमेरिका और चीन दोनों के साथ अच्छे संबंध थे और फिर पाकिस्तान ने किसिंजर की एक सीक्रेट ट्रिप का मंच भी तैयार किया। किसिंजर चीन में माओ जेडोंग से मिले। इसी मुलाकात के बाद चीन को यूनाइटेड नेशंस में सीट मिली और फिर फरवरी 1972 में निक्सन ने चीन का दौरा भी किया। 7 बरस बाद 1979 में अमेरिका ने ताइवान की जगह कम्युनिस्ट चीन को पूरे चीन का प्रतिनिधि मान लिया। बताने का मतलब यह है कि विदेशी नेताओं के साथ कोई फ़ोन कॉल या मीटिंग इतनी सिंपल नहीं होती है और जब सामने कोई टफ सरकार हो उसके लिए अलग तरह की तिकड़म की आवश्यकता पड़ती है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट लगभग फिक्स है। उससे पहले भारत में एक नई बहस है। ये बहस ट्रंप 2.0 के शपथ ग्रहण से ही जुड़ी हुई है। 3 फरवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को अमेरिका इसलिए भेजा गया ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए ट्रंप के शपथ ग्रहण का इन्विटेशन सिक्योर कर सकें। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी यूएस विजिट के बारे में झूठी बातें कहीं। मैं वहां बाइडेन सरकार के विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए से मिलने गया था। मैं वहां इनकमिंग एनएसए डेजिग्नेट से भी मिला। किसी भी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को न्योते से संबंधित बात नहीं हुई। इस तरह के इवेंट्स में आमतौर पर हिंदुस्तान की तरफ से विशेष प्रतिनिधि ही हिस्सा लेते हैं। ये एक तथ्य है कि विदेशी नेताओं के शपथ ग्रहण में भारत की तरफ से हमारे राजदूत या किसी मंत्री को भेजा जाता है, लेकिन 2018 में यह परंपरा टूटी थी जब प्रधानमंत्री मोदी मालदीव गए थे। राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए थे। सोलिह को भारत के प्रति झुकाव रखने वाला नेता माना जाता है।
उनसे पहले वाली सरकार चीन से नजदीकी बढ़ा रही थी, इसलिए प्रधानमंत्री की विजिट को मालदीव को करीब रखने की कोशिश के तौर पर देखा गया। फिर 2023 में मालदीव में सरकार बदली, इंडिया आउट कैंपेन वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति बने। उन्होंने चुनाव जीतते ही भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकलने को कह दिया और इससे रिश्तों में कड़वाहट आई। जब मुइज़्ज़ू का शपथ ग्रहण हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, उनकी जगह केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को भेजा गया। एक और बात, भारत में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में विदेशी नेताओं को बुलाने की परंपरा नहीं थी। 2014 में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने इसको बदला। नरेंद्र मोदी ने उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों को बुलाना शुरू किया और इसका मकसद विदेश नीति की प्रायोरिटी दिखाना था। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे शपथ ग्रहण में एक नई परंपरा शुरू की। अमेरिका में भी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में विदेशी नेताओं को बुलाने का रिवाज नहीं है। इसमें आमतौर पर दूसरे देशों के राजदूत शामिल होते रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने एक नई लीक शुरू की। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता दिया, लेकिन जिनपिंग आए नहीं। टशन उन्होंने अपनी जगह उपराष्ट्रपति को भेज दिया। इसके अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिले, अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान समेत कई दक्षिणपंथी नेताओं को बुलाया गया। उनमें से कुछ घरेलू व्यस्तताओं की वजह से आ नहीं पाए, लेकिन इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं था, जबकि चुनाव से पहले ट्रंप ने उनकी खूब तारीफ भी की थी। पहले कार्यकाल में भी अच्छी दोस्ती थी, ऐसा लोग कहते हैं। फिर भी उन्हें इन्विटेशन नहीं मिला और इसे लेकर भारत में विपक्षी पार्टियों ने सरकार की खूब आलोचना भी की। हालांकि हफ्ते भर बाद ही मोदी ट्रंप की फ़ोन पर बात हो गई, जिसमें ट्रंप ने उन्हें यूएस बुला लिया। प्रधानमंत्री मोदी 13 फरवरी को ट्रंप से मिल सकते हैं। ये फरवरी 2020 के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी। तब ट्रंप भारत की स्टेट विजिट पर आए थे। उसी दौरान अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप रैली का आयोजन भी किया गया था, उस स्टेडियम में जिसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर ही है। सितंबर 2024 में जब मोदी अमेरिका गए तब ट्रंप से मिलने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन ट्रंप चुनावी रैलियों में थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को यूएन और कोर्ट से फुर्सत नहीं मिल पाई। इसके चलते तब मुलाकात नहीं हो पाई। अब ये जान लेते हैं कि ये मीटिंग जरूरी क्यों है। 4 पॉइंट्स है। पहला, ट्रेड वॉर। जिन देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, ट्रंप सरकार उनके खिलाफ टैरिफ लगाना शुरू कर चुकी है। 2 फरवरी को उन्होंने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर 10 से 25% तक का टैरिफ लगाया। चीन का मामला समझ में आता भी है, उसके साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर पहले से चल रहा है, लेकिन मैक्सिको और कनाडा तो अमेरिका के पड़ोसी हैं। ये दोनों यूएस के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से भी एक हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बारे में हमने 3 फरवरी के राजदूत में डिटेल से बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस मामले में नया अपडेट है, ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर लगाए टैरिफ को 1 महीने के लिए अब रोक दिया है। इसीलिए हमने जब इसकी बात की थी तब एक शब्द का इस्तेमाल किया था, क्रेजी। मैक्सिको और कनाडा ने यूएस बॉर्डर पर अवैध प्रवासियों और ड्रग्स को रोकने के लिए कदम उठाने का वादा कर दिया है। खैर, अमेरिका का भारत के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है। 2024 में दोनों देशों के बीच $118 बिलियन से ज़्यादा का कारोबार हुआ और इस अवधि में भारत लगभग $37 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में था, यानी हमने अमेरिका से खरीदने के बजाय उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। अमेरिका को नुकसान हुआ। ट्रंप इसे करना चाहते हैं बैलेंस। अपने भाषणों में भी कह चुके हैं कि एक देश है जहां हार्ले डेविडसन पे 100% टैक्स लगता है। पीएम मोदी के साथ बातचीत में उन्होंने मुद्दा उठाया भी। उन्होंने भारत को अमेरिका से हथियारों की खरीद बढ़ाने को कहा था और इस तरह की खबरें भी हैं कि हमने हार्ले डेविडसन का नाम तो नहीं लेकर के, लेकिन उस तरह की मोटरसाइकिल्स के इंजन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसे कम कर दिया है। पॉइंट नंबर 2, अवैध प्रवासी। ट्रंप ने शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ मुहिम शुरू की। उन्होंने दक्षिणी बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी लगाई, फिर अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करना शुरू किया। मैक्सिको, अल साल्वाडोर और दूसरे देशों में लगातार मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं। उनमें भारतीयों का नंबर भी आने वाला है। अब भारतीयों का नंबर भी आएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 फरवरी की सुबह यूएस आर्मी का एक विमान 205 अवैध प्रवासियों को लेकर टेक्सास से उड़ा था। वो रात तक नई दिल्ली पहुंच सकता है। अमेरिका में लगभग 7.25 लाख अवैध प्रवासी हैं। भारत ने कहा है कि हम अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हो और उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि हो जाए। ट्रंप जिस तरह की जल्दबाजी में लेकिन दिख रहे हैं, उन्होंने अवैध प्रवासियों को अल साल्वाडोर और ग्वांतानामो बे भेजने का ऑप्शन भी खोल दिया है। क्या भारत अपने लोगों को इससे बचा पाएगा? पीएम मोदी की मीटिंग के बाद ये साफ होगा। तीसरा बिंदु है रूस से संबंध। यूक्रेन वॉर के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। इनफैक्ट भारत सबसे बड़ा ग्राहक बन गया रूस के लिए। बाइडेन सरकार के दबाव को भारत ने अनदेखा किया, लेकिन ट्रंप के साथ रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल होगा। हमने थोड़ी देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, क्रेजी। जानकारों का कहना है कि भारत, रूस और अमेरिका दोनों के साथ एक बैलेंस चाहता है, लेकिन ट्रंप की सोच ऐसी रही है कि या तो आप दोस्त बन सकते हैं या तो दुश्मन बन सकते हैं, बीच का कोई मामला नहीं है। इधर या उधर चलेगा, फ्रेंड जोन नहीं चलेगा। इसके अलावा ट्रंप
ब्रिक्स देशों पर डॉलर में ही ट्रेड करने का दबाव दे रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर डॉलर को रिप्लेस किया तो 100% टैरिफ लगाएंगे। भारत इस तरह की चुनौतियों से कैसे निपटेगा, ये देखने वाली बात होगी। हम पॉइंट नंबर 4 पे जा रहे हैं। अमेरिका में वर्कर्स वीज़ा को लेकर नए सिरे से बहस चल रही है। ट्रंप सरकार के अंदर 2 धड़े हैं। एक धड़ा H-1B को ख़त्म करना चाहता है, वीज़ा का टाइप है। उनका तर्क है कि इससे लोकल लोगों की नौकरियां जा रही है, और दूसरा धड़ा इसे कायम रखना चाहता है कि बड़े टैलेंटेड लोग आते हैं। भारत H-1B वीज़ा का फ़ायदा उठाने वाला टॉप देश है। इसके ज़रिए भारतीयों को अमेरिकी कंपनियों में बड़ी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, वहाँ जाके शादी वादी करते हैं, ग्रीन कार्ड बना के बसते भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर भी ट्रंप से बात करना चाहते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और दूसरे ज़रूरी मुद्दे तो हैं ही। इसी साल भारत क्वाड लीडर समिट की मेज़बानी भी कर रहा है। उसमें ट्रंप के आने की संभावना है और प्रधानमंत्री उन्हें औपचारिक न्योता दे सकते हैं। भारत अमेरिका मीटिंग का अध्याय समाप्त करते हैं। जाते जाते कुछ बोनस खबरें। पहली खबर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC से। विद्रोही गुट M23 ने गोमा शहर पर कब्जे के बाद सीज़फायर का ऐलान किया है। M23 गोमा में ही शुरू हुआ, उसे रवांडा का समर्थन है। गोमा पर कब्जे की लड़ाई में 900 से ज़्यादा लोग मारे गए और इनमें 18 UN पीस कीपर्स भी थे, ब्लू हेलमेट्स। इसी हफ्ते केन्या में रीजनल समिट होने वाला है। इसमें रवांडा और DRC के राष्ट्रपति शामिल होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। चर्चा है कि गोमा के मसले पर बात होगी। इससे पहले भी केन्या ने मध्यस्थता की पहल की थी, लेकिन न तो रवांडा के राष्ट्रपति पहुंचे, ना ही कॉन्गो के। M23 और रवांडा DRC विवाद की कहानी बता चुके हैं पहले भी। विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। राजदूत के एपिसोड में बस आज इतना ही। अभिषेक ने काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च करके इसे लिखा, हमने इसे आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। निवेदिता ने रिकॉर्ड कर दिया और उनकी मदद कर दी इरशाद ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो आपको एक काम हमारा और करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच इस एपिसोड को करना है शेयर। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।